प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का मेरे YouTube एकेडमिक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंप्लीट रिवीजन सेशन के बारे में, जो कि स्नातक तृतीय वर्ष NEP सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिसमें BA, BSc, BCom, BHSC, BBA और BCA के सभी विद्यार्थियों के लिए यह एक ही सिलेबस होता है, जैसे आप लोगों को पता है। और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के अंतर्गत आने वाले जितने भी महाविद्यालय हैं, उन सभी की एग्जामिनेशन थर्ड ईयर की एग्जामिनेशन फाउंडेशन कोर्स से स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें पहला जो फाउंडेशन कोर्स का पार्ट 1 होता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश रहते हैं। तो यह आज का ये वीडियो है इंग्लिश लैंग्वेज के कंप्लीट रिवीजन के बारे में है। और मैंने क्योंकि सिलेबस पूरा कंप्लीट रिवीजन है, इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने। तो पहले पार्ट में आपकी यूनिट फर्स्ट को कवर करेगा, जो जितने यूनिट फर्स्ट में जो 4 या 5 लेसन हैं वो पूरी कंप्लीट उनकी MCQ रहेगी पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और पार्ट 2 में मैंने जो, क्योंकि 3 यूनिट है आपकी फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश में, तो पार्ट 2 में मैंने पूरे ग्रामर कोर्स को कवर किया है। यह वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ये आपकी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से आपकी कंप्लीट रिवीजन करा देगी। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को एक ऐसी वीडियो की जरूरत थी कि आप जो है एक ही वीडियो में पूरी तरह से तैयारी करके एग्जामिनेशन के लिए जाएं और हर क्वेश्चन का आसानी से वहां टिक लगाएं। क्योंकि OMR बेस से होगी, तो एक बार मैं यहाँ जरूर बताना चाहूंगा, 2 घंटे की मात्र क्वेश्चन होती है, जिसमें 2 सब्जेक्ट रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो समय बहुत कम होता है और जल्दबाजी में स्टूडेंट जो है गलत कर देते हैं, जिसके चलते वो जो है उनका जो रिजल्ट होता है वो थोड़ा सेटिस्फैक्टरी नहीं आता है। और OMR बेस, क्योंकि आपकी ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसे बोलते हैं, वो मशीन से इसका मतलब चेक होता है आपकी आंसर शीट, तो सही का सही और गलत का गलत ये उसमें आएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट इसमें मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते उनका 1 साल पूरा बर्बाद हो जाता है। तो मैं उम्मीद यही करूंगा अच्छे से तैयारी करिए। और थर्ड ईयर वाले हैं आप लोग, आपको बेहतर रिजल्ट बनाना है, क्योंकि इसमें कंबाइंड रिजल्ट आपका बनेगा। और आगे आने वाले समय में जो नेक्स्ट सेशन रहेगा आपका 4th ईयर्स प्रोग्राम होगा, जो कि आपके मेजर सब्जेक्ट से, जैसे इंग्लिश लिटरेचर जिसका है, तो BA ऑनर्स इन इंग्लिश लिटरेचर कहलाएगा, वो बात की बात है। अभी हम देखते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का जो आपके एग्जाम में आने की जिनकी पूरी संभावना है। इस वीडियो को जरूर देखिए। मैं हर यूनिट के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इसमें एक तरह से क्या किया हूं, कवर करने की कोशिश किया हूं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो यूनिट है, यूनिट में पहला जो पोयम है द एक्सप्रेस, ये ट्रेन के बारे में है। सभी लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को ट्रेन में बैठे हुए सफर करते हुए इसमें अपने आप को वो करिएगा, कोरिलेट करिए, तो जरूर इसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। द एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में है, जिसके पोएट हैं स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर का जन्म हुआ 1909 को और इनका डेथ हुआ है 1995 को। तो पहला क्वेश्चन यहीं से आ सकता है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द एक्सप्रेस। तो योर आंसर विल बी स्टीफन स्पेंडर। और स्टीफन स्पेंडर ने कौन सा पोयम लिखा जो आपके सिलेबस में रहेगा, तो द एक्सप्रेस, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें, व्हाट इज प्लेन मैनिफेस्टो अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो इस पोयम के अनुसार जो प्लेन मैनिफेस्टो पोयम की जो पहली लाइन में ही दिया गया है, तो इसमें स्टीफन स्पेंडर का क्या तात्पर्य है। तो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए रहेंगे, मैं सही आंसर को यहाँ बताता हूँ। इसमें ऑप्शन नंबर C है, साउंड ऑफ द व्हिसिल। व्हिसिल जो मतलब ट्रेन की जो हॉर्न होती है उसको व्हिसिल के रूप में दिया गया है यहाँ। तो प्लेन मैनिफेस्टो कहने का मतलब, जैसे ही ट्रेन को प्लेटफॉर्म से रवानगी की जाती है, डिपार्चर की जाती है, तो ट्रेन क्या करती है, व्हिसिल बजाती है, मतलब हॉर्न लगाती है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा साउंड ऑफ द व्हिसिल। मैंने शुरुआत से आपको बताया है कि इस पोयम को ऐसे समझिए जैसे आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द ब्लैक स्टेटमेंट ऑफ पिस्टन्स अकॉर्डिंग टू द पोएट। आपके सामने 4 ऑप्शन है, द कलर ऑफ पिस्टन्स, द स्पीड ऑफ पिस्टन्स, साउंड ऑफ द पिस्टन्स, स्मूथ मूवमेंट ऑफ द पिस्टन्स विदाउट नॉइज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर D, स्मूथ मूवमेंट ऑफ द पिस्टन्स विदाउट नॉइज। यानी धीरे धीरे जब ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म से जैसे निकलती है, तो बिना कोई शोरगुल की आवाज के धीरे धीरे वहां से वो शुरुआत होती है चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द ग्लाइड ऑफ द ट्रेन इज कंपेयर टू। जो ट्रेन चलते हुए कैसे वो एक तरह से ग्लाइड करती है, मतलब चमकते हुई, है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। द ग्लाइड ऑफ द ट्रेन इज कंपेयर टू, ट्रेन को किससे तुलना की गई है, तो इसकी तुलना की गई है वॉक ऑफ ए क्वीन, एक महारानी से तुलना की गई है। जो एक महारानी होती है, क्वीन होती है, वो कैसे मतलब चलती है, तो उसी तरह से ट्रेन की तुलना यहाँ कवि किए हैं, है ना। आगे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है आपको कि हाउ डज द ट्रेन मूव अहेड।
तो ट्रेन की तुलना ऑलरेडी किससे की गई है, यहाँ क्वीन से की गई है। तो ट्रेन कैसे आगे बढ़ती है, तो स्वाभाविक है जैसे महारानी जैसे अपने महल में चलती हैं, कहीं भी चलती हैं, तो वैसे ही ट्रेन की यहाँ तुलना की गई है। तो इसके ऑप्शन चार ऑप्शन है। इट मूव्स स्मूथली, इट मूव्स अहेड विदाउट बोइंग टू एनीवन, यानी बिना कोई सिर झुकाए, एंड शोविंग एनी कंसर्न, बिना कोई मतलब टेंशन की चलना। तो स्वाभाविक है एक महारानी है, उनकी किसी भी चीज की कोई टेंशन नहीं रहता है, तो बिना झुके, बिना कोई डरे, बिल्कुल बेहिचक चलते हैं। वैसे ट्रेन भी जब अपने प्लेटफॉर्म से निकलती है तो इस तरह से चलती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, आगे देखने की आपको जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हाउ डू द हाउसेस अपीयर व्हेन द ट्रेन पासेस थ्रू देम, जैसे जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल करके घरों को मतलब जो प्लेटफॉर्म के बाद के जो घर मिलते हैं, जो जगह मिलती हैं, जो कंट्री साइड मिलता है, जो ओपन एरिया मिलती है, तो कैसे गुजरते हैं। तो व्हाट इज द सॉरी इसके करेक्ट ऑप्शन रहेगा मोडेस्ट। ऑप्शन नंबर ए है इस करेक्ट ऑप्शन मोडेस्ट। 4 ऑप्शन है, आप देख लीजिए, मैं एक सही आंसर को बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा कंप्लीट करना है आपका ये वीडियो। व्हाट इज द हैवी पेज ऑफ डेथ, जो हैवी पेज ऑफ डेथ का कवि का क्या तात्पर्य है, तो जिनकी मृत्यु होती है उनको सिमेट्री में ले जाया जाता है ना। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वेयर डज द ट्रेन गेन स्पीड, भाई ट्रेन कहाँ स्पीड पकड़ेगी, तो ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकली और भीड़ भाड़ से थोड़ा निकली, इसके बाद जब ओपन एरिया मिलेगा उसको तो स्वाभाविक वहां ट्रेन स्पीड पकड़ेगी। तो आपका क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। द ओपन कंट्री साइड, जैसे वो खुली जगह में मतलब एक तरह से स्टेशन के बाहर निकलती है, इसके बाद जब उसको अच्छा मतलब रूट मिलता है तो वहां अपनी स्पीड वो पकड़ती है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा द ओपन कंट्री साइड में ट्रेन जो है अपनी स्पीड को गेन करती है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द ट्रेन लुक लाइक व्हेन सी गेन्स स्पीड, जब जैसे ही ट्रेन अपनी स्पीड में आ जाती है, अपने फुल स्पीड में चलती है, तो ट्रेन कैसे दिखती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो कैसे दिखती है, 4 ऑप्शन है, मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी है ए शिप ऑन द ओशन, जो समुद्र या सागर में एक जहाज जो स्पीड से चलती है ना, वैसे ही ट्रेन जब स्पीड पकड़ती है तो ट्रेन ऐसे दिखती है, छुक 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 ट्रेन चले, बोलते हैं ना हम सभी लोग, जब बचपन में इसको बहुत बोला करते थे। आगे देखिए, व्हेन डज द ट्रेन व्हिसिल, ट्रेन व्हिसिल कब बजाती है, हार्न कब बजाती है। हार्न तो लगभग जरूर वो हर वक्त पे बीच बीच में बजाया करती है, लेकिन जब वो एट ईच कर्व में पहुंचती है तब ट्रेन खास करके वहां व्हिसिल जरूर बजाती है। टनल में पहुंचती है तब भी बजाती है, लेकिन यहाँ क्या आंसर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डज द ट्रेन इज रीच एट नाइट, ट्रेन जो है रात में जब पहुंचती है, व्हेन डज द ट्रेन रीच एट नाइट, तो उसमें मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ए सिटी ऑन द सी शोर, ए वेरी हाई प्लेस ऑन द माउंटेन, और एडिनबर्ग और रोम। तो पोयम के अनुसार ट्रेन जो है, जिस ट्रेन में कभी सफर कर रहे हैं, तो रात के समय उनकी ट्रेन कहाँ पहुंची थी, तो वेरी हाई प्लेस ऑन द माउंटेन्स, यानी एक पर्वत जो पहाड़ है वहां उनकी ट्रेन पहुंची थी उस समय की, वो अपने वृत्तांत को इसमें लिखा है, कौन, स्टीफन स्पेंडर ने। व्हाट हैपेंस व्हेन द ट्रेन क्रॉसेस अ टनल, जब टनल मिलते हैं ना, जिसे सुरंग बोला जाता है, तो वहां ट्रेन क्या करती है भाई, क्या करेगी वहां, इट क्रिएट्स अ डिफेनिंग नॉइज फ्रॉम ब्रेक्स, जो ट्रेन की ब्रेक्स हैं, बोल्ट्स हैं, नट बोल्ट्स हैं, एंड मशीनरी की आवाज अलग ही आती है जब टनल सुरंग से ट्रेन गुजरती है। तो ये पूरे ट्रेन के बारे में है, आप इसको जरूर देखिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। तो टनल में जब गुजरती है तो उसके ब्रेक्स, नट बोल्ट की आवाज अलग से सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज द ट्रेन अपीयर इन द नाइट व्हेन इट रीच अ माउंटेन प्लेस विथ बर्निंग फॉस्फेरस, तो सॉरी फॉस्फोरस है। तो इसमें जब ट्रेन रात में वहां पहुंची माउंटेन में जिसमें कभी बैठे हैं, तो उसमें मतलब कैसा अपीयर हो रहा था ट्रेन, तो ऑप्शन नंबर सी है, लाइक अ कोमेट मूविंग थ्रू फ्लेम्स, इस तरह से आपके करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज द ट्रेन सिंग व्हेन इट रीच द ओपन कंट्री साइड, जब ट्रेन कंट्री साइड, ओपन कंट्री साइड जहां बहुत स्पीड से चलती है, तो ट्रेन कैसे गीत गाती है। ट्रेन का गीत गाना मतलब एक तक छुक 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 सी आवाज आती है ना, तो इट सिंग्स एट फर्स्ट स्लोली, धीरे धीरे वे अपने गीत को शुरुआत करेगी स्पीड बढ़ाने की, वही आवाज आती है, देन लाउडली, उससे और लाउड होती है, तेज आवाज बनती है, एंड देन मैडली लाइक जज मैजिक, और इसके बाद जब लास्ट में होती है छक 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 छक, ऐसे जज म्यूजिक की तरह वो आगे बढ़ती है, ये आप लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द इलेट मीटर ऑफ हर व्हील्स, करेक्ट ऑप्शन है द म्यूजिक क्रिएटेड बाय रिदमिक, रिदम बनती है उसकी, मूवमेंट्स ऑफ व्हील्स, उसकी पहिए की, ट्रेन के जो पहिए होते हैं उनसे जो रिदम बनती है, लय बनती है, उसकी तुलना यहाँ की गई है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द स्ट्रेंज शेप्स, स्ट्रेंज शेप्स का कवि का क्या तात्पर्य है, तो आंसर नंबर सी आपका है, शेप्स क्रिएटेड बाय स्टीम एंड स्मोक।
क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द ब्रॉड कर्व्स एंड पैरेलल्स? करेक्ट ऑप्शन है शेप्स ऑफ रेलवे ट्रैक। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, शेप्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपके लेसन 1 का। लेसन 2 में हम डिस्कस करेंगे 4 लेसन इसमें। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, बहुत ही सुंदर सा पोयम है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया पोयम है। विलियम वर्ड्सवर्थ एसटी कॉलेज, जिन्होंने रोमांटिक पीरियड की स्टार्ट की इंग्लिश की हिस्ट्री में 1798 को, जब लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ था। दोनों राइटर प्रकृति के बारे में लिखते हैं। तो कभी यहाँ बहुत ही केयरफुली और संवेदनशील मामले में यहाँ बताया है कि द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, दुनिया जो है बहुत ज्यादा अत्याचार करने जा रही है। किस पे? प्रकृति पे। किसके नाम पे? इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। तो उसके बताया है कि कैसे हम प्रकृति का दोहन करते जा रहे हैं विकास के नाम से। तो अभी क्वेश्चन को आप ये समझिएगा, हु रोट द पोयम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि लेसन का नाम याद होना चाहिए और राइटर का, पोएट का। तो वर्ल्ड इज टू मच विथ अस को किसने लिखा? स्वाभाविक सी बात है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा। करेक्ट ऑप्शन आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पोयम? जरूर आ सकता है क्वेश्चन। इस पोयम का, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस पोयम का मेन मैसेज क्या है? इसका मैसेज है ह्यूमन शुड इम्ब्रेस नेचर, मतलब हमको प्रकृति को एक तरह से उसके आत्मीकरण करना चाहिए, उस तरह उस प्रकृति के नियम को हमको फॉलो करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए, प्रकृति की सुरक्षा करनी चाहिए, मोर एंड मोर ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति से ही इंसानों की जीवन निर्भर करता है। प्रकृति से ही हमको क्या मिलता है? ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन इन रिटर्न ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और हर चीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज? पोयम एक फ्रेज दिया गया है, एक वाक्य दिया गया है, लेट एंड सून। ये क्वेश्चन आ सकता है, लेट एंड सून का इस पोयम में क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए, इसमें चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, मैं करेक्ट आंसर को बता रहा हूं। लेट एंड सून का मतलब है एवरी डे एंड नाइट से, कवि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द फ्रेज? एक और फ्रेज दिया गया है, दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून। इस पंक्ति से, इस फ्रेज से क्या मतलब, कौन सी लिटरेरी डिवाइस इसमें किया गया है? तो सी और मून का यहाँ किया गया है, यानी एक तरह से पर्सनिफिकेशन है। ये फिगर ऑफ स्पीच कहलाते हैं, जैसे उपमा, अलंकार, ये हिंदी वगैरह में आप पढ़ते हैं। इसी तरह से हम इंग्लिश में सिमली, मेटाफोर, सिमली मतलब जो उसी के समान मिलता जुलता हो, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, तो यहाँ पर्सनिफिकेशन की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर? मतलब ह्यूमन बीइंग्स और नेचर का क्या मतलब इसमें रिलेशनशिप दर्शाया गया है कवि के अनुसार, क्योंकि प्रकृति प्रेमी कवि हैं वर्ड्सवर्थ, तो वो बहुत ही प्रकृति को मानते हैं और बहुत ही उसके जितने भी कविताएं हैं उसी पे बेस्ड होते हैं, नेचर पे। तो ये कौन सा रिलेशन है प्रकृति और इंसान का? तो ह्यूमंस आर ए पार्ट ऑफ नेचर, यानी इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग्स है, मानव जाति है, ये प्रकृति के ही एक पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द मॉडर्न वर्ल्ड इन द पोयम? हमको यहाँ स्पीकर यानी जो नरेटर कौन है यहाँ, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, वो क्या सजेस्ट देते हैं मॉडर्न वर्ल्ड को कि आधुनिक, अभी ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का जमाना है जिसमें प्रकृति को बहुत ज़्यादा दोहन किया जा रहा है ना, ग्लोबलाइजेशन के उसमें। तो कभी हमको ये जरूर ये बोलेंगे कि इट इज इंडिफरेंट टू नेचर, हम प्रकृति से अभिन्न नहीं है, प्रकृति से ही बने हुए हैं, प्रकृति के ही पार्ट हैं। तो प्रकृति की हमको क्या करना चाहिए? नेचर की प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसका प्रिजर्वेशन करना चाहिए। What is the tone of the poem? इस पोयम की टोन क्या है? तो वर्ड इज टू मच विथ अस, तो पेसिमिस्टिक है। क्या है? पेसिमिस्टिक है, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, पेसिमिस्टिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इन व्हाट फॉर्म इज द पोयम द वर्ड इज टू मच विथ अस रिटेन? किस फॉर्म में इस पोयम को लिखा गया है? तो सोनेट है, सोनेट जो कि 14 लाइन्स की होती है, ठीक है। आपकी जो शेक्सपियर है, जो 154 सोनेट लिखे हैं, वो इंग्लिश के जो स्टूडेंट होंगे जरूर वो समझ पाएंगे। सोनेट होती है, बैलेड होती है ना, पिंड्रिक ओड होती है, ऐसे बहुत सारे पोयम की फॉर्म होती हैं। तो सोनेट के रूप में लिखे गए हैं इसको, जिसमें 6 और 8 लाइन की कविताएं होती है। आप देख लीजिए पोयम को। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोयम? इस कविता की मेन सारांश, मेन थीम क्या है? वर्ड इज टू मच विथ अस। स्वाभाविक सी बात है, किसकी इंपॉर्टेंस बता रही है ये कविता? प्रकृति की इंपॉर्टेंस बताए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है, द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द फ्रेज? यहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे, ध्यान रखिएगा। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स इन द पोएम, इसका मतलब क्या है? ये भी एक मेटाफोर है, ठीक है, ये भी फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज किया गया है। यानी लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, ये क्या है? मेटाफोर है। इसके ऊपर हम क्या पढ़े थे? आपके मून और उसके बारे में अभी हमने डिस्कस किए थे, उसमें पर्सनिफिकेशन वाला था। अकॉर्डिंग टू द पोएम, कवि के अनुसार, सॉरी कविता के अनुसार, व्हाट डू ह्यूमन बीइंग्स, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो वेस्ट आवर पावर्स ऑन,
तो मतलब कवि के अनुसार जो इंसान है वो अपने पावर को, अपनी शक्ति को किस में ज्यादा वेस्ट करते हैं? टेक्नोलॉजी में करते हैं, क्योंकि आजकल देखते हैं आईसीटी के जमाना है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। सभी लोग अपने अधिक से अधिक समय किसमें बर्बाद करते हैं? टेक्नोलॉजी के उसमें बर्बाद करते हैं। तो कवि का मतलब ये है कि प्रकृति का वो करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड डिवाइन इन द पोएम? तो डिवाइन और ह्यूमन का क्या रिलेशनशिप है, इनके बारे में कवि बता रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर इंफीरियर टू द डिवाइन। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड द पास्ट इन द पोएम? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ह्यूमन शुड लर्न फ्रॉम द पास्ट। हमें मतलब बीते हुए समय से, बीते इतिहास से हमको सीखना चाहिए, क्योंकि पहले के लोग क्या थे? प्रकृति प्रेमी ज्यादा हुआ करते थे, प्रकृति की सुरक्षा करते थे। और अभी आधुनिक समय में क्या है, हम प्रकृति को, पेड़ पौधे को एकदम कंटिन्यूसली वी आर कटिंग डाउन ऑल द ट्रीज, लेकिन ये सही नहीं है। इसी के चलते ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कितनी गर्मी बढ़ रही है आप लोगों को पता है, किसके चलते हो रही है? इसी के चलते हो रही। इसलिए पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज? एक और इसमें इस पोएम की एक पंक्ति है, लेट एंड सून। ये आपके मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये लेट एंड सून का इसमें आपके है ऑप्शन नंबर, ये यस्टरडे एंड टुमारो का है। इसके पहले भी आपने देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट डू द सी एंड द विंड्स रिप्रेजेंट? यानी सी और विंड्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? क्वेश्चन आ सकता है कि नेचर के पावर को ये रिप्रेजेंट करते हैं, प्रकृति की कितनी शक्ति हो उसको। और व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट इन द पोएम अबाउट द पीपल ऑफ हिज टाइम? अपने समय के लोगों को कवि ने इस कविता के माध्यम से क्या सजेस्ट दिया है कि दे आर टू बिजी टू अप्रिशिएट नेचर। वो इतने बिजी हैं कि वो प्रकृति की अप्रिशिएट नहीं करते हैं। हमको प्रकृति की प्रोटेक्ट करनी चाहिए। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम? इसका मेन थीम क्या है? द डेंजर्स ऑफ द मटेरियलिज्म है। द डेंजर्स ऑफ द मटेरियलिज्म है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी आंसर है। अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट डज द स्पीकर विश टू बी? इस कविता के अनुसार कवि हमसे क्या चाहते हैं? वो कवि क्या बनना चाहता है खुद में? वो एक पैगन बनना चाहता है। पैगन एक ऐसे धर्म, रिलीजन के पर्सन होते हैं जो कि पुराने समय में इतिहास जब पढ़ेंगे, जो कि प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति के बहुत पुजारी होते थे, वर्शिपर होते थे। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन? इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है? वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे। इसमें फिर मेटाफोर का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द सॉर्डिड बोन इन द पोएम? कंटेम्प्ट किया गया है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, कंटेम्प्ट। व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट ह्यूमंस इन नेचर इन द पोएम अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन? किनके बीच में? ह्यूमन डिपेंड्स ऑन नेचर। वही है, प्रकृति और इंसान के बीच में रिलेशन को दर्शाया गया है। क्वेश्चन बार बार रिपीट वही चीज है, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए आप लोग कि माइटी प्रोफेटेस का क्या मतलब है? तो नेचर है, यही एक शक्तिशाली है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज लिटिल वी सी इन द नेचर दैट इज अवर्स? इसके ऊपर आप पढ़े थे, उसमें क्या लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया था, लेकिन इस पंक्ति का क्या मतलब होता है? वी हैव लॉस्ट आवर कनेक्शन टू नेचर। हम प्रकृति से अपने जो संबंध है उसको खो चुके हैं, तो उसमें हम दोबारा हमको एसिमिलेट करना होगा, प्रकृति को इम्प्रेस करना होगा, ये बता रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपके समाप्त हुए। लेसन 3 का माई फाइनेंशियल कैरियर स्टीफन लीकॉक के द्वारा लिखा गया है, जिसमें एक व्यक्ति है, वो बैंक में जाते हैं, खाता खुलाते हैं, लेकिन बैंक के बारे में उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, तो उनके पास $6 रहता है, लेकिन वो $56 लिखते हैं, तो बहुत एक हंसी के पात्र बन जाते हैं। उसके बारे में इसको जरूर देखिएगा। एन इडियट होप स्ट्रक मी दैट दे माइट थिंक समवन हैड इंसल्टेड मी। करेक्ट ऑप्शन है फुलिश, मूर्ख, क्योंकि ये एक मूर्खता जैसे वहां काम कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। व्हेन आई गो इनटू द बैंक आई गेट रेटल्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कंफ्यूज, वो कंफ्यूज हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3, वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन ही सेड, किसने कहा? तो डस्टुरेन ने कहा। माई वॉइस वाज स्पेक्ट्रल, तो इसमें क्या है? सॉरोफुल से मतलब है। और आगे जब देखेंगे, रेकलेस विथ माइजरी आई मेड अ प्लंग, करेक्ट ऑप्शन है ट्रबल। मैं जो करेक्ट ऑप्शन उसको बता रहा हूँ। द पीपल इन द बैंक हैड द इंप्रेशन दैट आई वाज एन इनवैलिड बिलियनियर हैंडीकैप्ड, करेक्ट ऑप्शन है हैंडीकैप्ड। क्वेश्चन नंबर 7, द मैनेजर वाज अ ग्रेव काम मैन, एक शांत स्वभाव का व्यक्ति है वो, यानी सीरियस, स्वाभाविक है, उससे मिलता जुलता शब्द है सीरियस। क्वेश्चन नंबर 8, द मैनेजर थॉट दैट आई वाज अ डिटेक्टिव, मैनेजर ने मेरे बारे में सोचा, जो बैंक में क्या है, जो व्यक्ति वो सोचता है कि मेरे बारे में क्या सोचा, तो मेरे बारे में उन्होंने सोचा जो गलत किया था उसमें, मतलब चेक भरने में, स्पाई। द राइट वाज रेकलेस विथ माइजरी, रस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रस। इसके बाद आगे, आई वाज डिटेक्टिव
आई वॉज डिटेक्टिव, इसका मतलब क्या है इस लेसन में? इन्वेस्टिगेटर से मतलब है। ही क्रॉस्ड द थ्रेशोल्ड ऑफ द बैंक डोर स्टेप। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। द राइटर सेज दैट ही गॉट रैटल्ड व्हेनेवर ही वेंट इनटू द बैंक। अपसेट हो गया था वो, कंफ्यूज हो गया था, मतलब एक तरह से मूर्खता वाली बात है इसमें। शुड आई सेम्बल्ड इन एंड लुक टिमिडली राउंड एट द क्लर्क्स टू वॉक अवेकवर्ड एंड स्टेगर्ड। मतलब एक तरह से उसकी तरफ कैसे चलना है, एक तरह से अपने आप में जब आप कंफ्यूज हो जाते हो तो उस समय जो सिचुएशन होती है उसको यहाँ बयां की गई है। ही फेल्ट दैट आई हैड एन अवेफुल सीक्रेट टू रिवील। करेक्ट ऑप्शन है डिस्क्लोज। द राइटर सिंबल्ड इन एंड लुक्ड टिमिडली, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कोवर्डली, है ना। इस तरह से क्वेश्चन ये लेसन 4 सबसे लास्ट लेसन है, रनिंग फॉर गवर्नर, जिसको लिखा है मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन एक बहुत अच्छे राइटर हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। मार्क ट्वेन वाज नॉमिनेटेड, मार्क ट्वेन को नॉमिनेटेड किया गया कहाँ से? तो टू रन अगेंस्ट मिस्टर जैन टी स्मिथ एंड ब्लैंक जे ब्लैंक फॉर द सीट फॉर गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क, उसमें इसको नॉमिनेट किया गया था। ये एक्चुअल उसकी कहानी है मार्क ट्वेन की। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मार्क ट्वेन थॉट दैट ही हैड स्पेशल एडवांटेज ओवर अदर कैंडिडेट्स बिकॉज, अपने आप को सोचता है कि मैं प्रत्याशी बना हूं तो मैं एक अच्छा मतलब कैंडिडेट होऊंगा दूसरे के, तो वो इसलिए अपने आप को सोचता है क्योंकि ही हैड अ गुड कैरेक्टर। सभी अपने आप को सोचते हैं, कौन कहेंगे मेरे अंदर बैड कैरेक्टर रहेगा प्रत्याशियों में, तो इस तरह वो खुद वो सोच रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट वाज डिस्कम्फोर्ट राइलिंग द डीप्स ऑफ हिज हैप्पीनेस। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। पूरे ऑप्शन आप देख लीजिए, मैं एक आंसर बता रहा हूं। द डिस्कम्फोर्ट वाज दैट हिज नेम वुड बी बैंडेड विथ शेमफुल क्राइम्स एंड सच पीपल। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड मार्क ट्वेन रोट अ लेटर टू हिज ग्रैंडमदर। अपने दादी माँ को वह लेटर क्यों लिखा? तो करेक्ट ऑप्शन है ही वांटेड टू टेक हर ओपिनियन अबाउट हिज रनिंग फॉर गवर्नर, कि दादी मुझे एक और मतलब एक शासन में यानी मंत्री नेता बनने में मुझे शौक है, तो मैं ये इस क्षेत्र में जाना चाह रहा हूं, तो ये मेरे लिए सही होगा नहीं होगा, इसलिए अपने दादी को वो लेटर लिखते हैं। कौन? मार्क ट्वेन। हाउ डिड ग्रैंड मदर रिस्पॉन्ड टू हिज लेटर, तो उनकी दादी माँ उनको क्या रिप्लाई देते हैं? करेक्ट ऑप्शन देखिए, ग्रैंड मदर सेड दैट, कहती हैं कि ये पर्सन लाइक मी डिड नॉट डिजर्व टू रन फॉर गवर्नर, कि आपके जैसे व्यक्ति जो हैं मतलब नेता मंत्री के लिए डिजर्व नहीं करते हैं। ठीक है, ये उनकी दादी माँ उनको सलाह देती हैं। अब परजरी इज क्या है? ये टेलिंग ए लाई इन द कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कोर्ट में जाके झूठी गवाह देना, झूठ बोलना, ये इसको बोलते हैं परजरी। ये क्वेश्चन आ सकता है। अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर के अनुसार मार्क ट्वेन कमिटेड परजरी इन कोचिन चाइना। करेक्ट ऑप्शन है इन कोचिन चाइना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट डज मोंटेना थीप मीन अकॉर्डिंग टू द जनरल? मार्क ट्वेन स्टोल वैल्यूएबल ऑफ हिज कैबिन मेट इन मोंटेना। ये आपके करेक्ट ऑप्शन है बी। वाज ग्रैंडफादर ऑफ ब्लैंक जे ब्लैंक हैंग्ड फॉर हाईवे रॉबरी। क्या हाईवे रॉबरी के लिए हैंग्ड मतलब उसके फांसी पे लटकाया गया? ठीक है, तो ये क्या है? नो, इट वाज अ फेक न्यूज स्प्रेड बाय ए न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में आजकल फेक न्यूज सोशल मीडिया में बहुत चलते हैं, तो ऐसे वो कर दिया गया कि उनको हैंग्ड किया गया था, मतलब फांसी पे लटकाया गया था, जबकि ऐसा नहीं था, लेकिन न्यूज़पेपर में ऐसे गलत फहमी फैलाई गई थी। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ फेक न्यूज अबाउट द ग्रैंडफादर ऑफ ब्लैंक जे ब्लैंक? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए और बी। कहने का मतलब पीपल अटैक द होम ऑफ मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन के घर में अटैक किए लोगों ने गलत न्यूज के चलते। मार्क ट्वेन हैड टू रन अवे फ्रॉम होम, और उससे मार्क ट्वेन को घर से बाहर भी जाना पड़ा था। ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन नंबर 11, वाज मार्क ट्वेन फाउंड इंटॉक्सिकेटेड इन अ होटल? तो करेक्ट ऑप्शन नो, ही वाज नॉट, इट वाज अ फेक न्यूज। ये क्योंकि फेक न्यूज के बारे में यहाँ जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि फेक न्यूज बहुत ज्यादा अभी सोशल मीडिया में चल रही हैं। Why did Mark Twain decide to answer all the baseless charge labeled on him? उसके अगेंस्ट में जितने भी baseless चार्ज लगाए गए थे उनको कैसे वो आंसर देता है? तो there was no way except answering the charges because he felt humiliated। तो वो क्योंकि बहुत ज्यादा humiliated हो चुका था वो, तो ये करेक्ट ऑप्शन है कि there was no way, उसके पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं था कि उसको वो except answering the charges because he felt humiliated। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डिड मार्क ट्वेन बर्न अ ल्यूनेटिक एसिलम? तो करेक्ट ऑप्शन है नथिंग हैपेंड लाइक दिस, इट वाज अ फेक न्यूज। जितने भी है इसमें फेक न्यूज वाला आप आंसर करेक्ट करिएगा।
क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई डिड मार्क ट्वेन डिसाइड टू विथड्रॉ हिज नेम फ्रॉम कैंडिडेंसी? अपनी कैंडिडेंसी को जिस पद के लिए उम्मीदवारी के लिए वो चुनाव में उतरना चाहते थे, तो क्या मतलब वो विथड्रॉ करने के डिसीजन क्यों लिया? बोथ बी एंड सी, यानी करेक्ट ऑप्शन है ही रियलाइज दैट, उन्हें वास्तव में ये पता चला कि दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू आंसर ऑल द फेक चार्जेस एंड हिज गुड नेम वुड बी स्पॉइल्ड, क्योंकि वो एक नेता के रूप में मतलब अपने प्रत्याशी उतरना चाहता था, लेकिन उसके अगेंस्ट बहुत सारे ऐसे फेक न्यूज बना दिया गया था जिसके चलते हुए लोगों में अपनी मतलब एक प्रतिभा को, अपने आप को विश्वास लोगों का नहीं जीत पाया और ही सरेंडर्ड बिफोर प्रोपागेंडा मशीनरी, और इसलिए उन्होंने विड्रा कर दिया कि नहीं, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज बॉस मीन? बॉस का क्या मतलब है? ये बॉस नहीं, बॉस है, BOSS, इसका मतलब है नॉनसेंस, इसका मतलब है नॉनसेंस। ये क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह से आपके पार्ट 1 में यूनिट फर्स्ट के सभी क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है। इसको जरूर बार बार आप रिपीट करके देखिए, डाउनलोड करके देखिए, और यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो 20 से 25 क्वेश्चन ये पार्ट 1 से आएंगे, और मैं पार्ट 2 बहुत ही जल्दी उसको अपलोड करने जा रहा हूं, जिसमें यूनिट सेकंड और थर्ड को मैंने उसमें कवर करूंगा। तब तक के लिए इसको आप तैयारी करते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी बहुत ही फुल कॉन्फिडेंस से करिएगा। क्वेश्चन ऐसे तैयारी करिए कि एग्जाम के पहले आपको लगे कि क्वेश्चन तो कहाँ से आएगा, मैं देख लूंगा, है ना। तो पूरे क्वेश्चन, क्योंकि सही करोगे सही नंबर, गलत करोगे 0 नंबर। तो मुझे उम्मीद है आप लोग 0 नंबर में नहीं जाएंगे, अच्छे नंबर ला करके आप अच्छे हीरो बन सकते हैं, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन डियर स्टूडेंट।